हेलो फ्रेंड्स, आज हम रिवाइज करेंगे सेक्शन 140 ऑफ कंपनी ऑडिट। सेक्शन 140 ऑफ कंपनी ऑडिट क्या बोलता है? रिमूवल, रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर एंड गिविंग ऑफ स्पेशल नोटिस। तो इसमें सबसे पहले सेक्शन 140 सबसेक्शन 1 बात करता है रिमूवल की। तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, इसका मतलब है कि ऑडिटर की टर्म ख़त्म होने से पहले ही हम ऑडिटर को रिमूव करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं कि एक तो हमें स्पेशल रेजोल्यूशन की रिक्वायर है और एक प्रीवियस अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए। सो लेट्स सी व्हाट्स द प्रोसीजर। तो सबसे पहले क्या होगा? बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा। जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास होगा, हम विद इन 30 डेज सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन लिखेंगे इन फॉर्म ADT2 और साथ में प्रिस्क्राइब्ड फीस भी देंगे। ओके, सो ये जो एप्लीकेशन लिखनी है सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये विद इन 30 डेज ऑफ पासिंग ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन लिखनी है। ओके, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देता है, दैट इज़ अप्रूव नहीं करता है, तो रिमूवल नहीं होगा। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इस एप्लीकेशन को अप्रूव कर देता है, तो हमें इस अप्रूवल के विद इन 60 डेज जनरल मीटिंग रखनी होगी। तो विद इन 60 डेज जनरल मीटिंग रख के हमें उस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर स्पेशल रेजोल्यूशन फेल हो जाता है तो रिमूवल नहीं होगा, लेकिन अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है तो ऑडिटर का रिमूवल हो जाएगा बिफोर एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म। लेकिन इस पूरे प्रोसीजर में एक नोट है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड शुड बी गिवन टू द ऑडिटर। तो ये पूरा प्रोसीजर करने से पहले, ऑडिटर को रिमूव करने से पहले हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी देनी होगी ऑफ बीइंग हर्ड। ओके, सो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है सेक्शन 140 सबसेक्शन 2। इट टॉक्स अबाउट रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर। इस केस में क्या होगा कि ऑडिटर खुद रिज़ाइन करेगा, कोई उसको रिमूव नहीं करेगा, वो खुद रिज़ाइन करेगा। तो अगर ऑडिटर खुद रिज़ाइन कर रहा है तो उसकी ड्यूटी क्या होगी कि उसे एक स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। उस स्टेटमेंट में वो क्या लिखेगा? रीजंस लिखेगा फॉर द रेजिग्नेशन प्लस अदर फैक्ट्स रिलेटेड टू द रेजिग्नेशन। ओके, वो जो ये स्टेटमेंट फाइल करेगा, वो फाइल करेगा इन फॉर्म ADT3। वो कब तक फाइल करनी है? विद इन 30 डेज ऑफ रेजिग्नेशन। तो जब वो रिज़ाइन करेगा, उसके 30 डेज़ के अंदर अंदर उसको ये स्टेटमेंट फाइल करनी है। ये स्टेटमेंट किसको देनी है फाइल करके? इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ये स्टेटमेंट देनी है कंपनी को, रजिस्ट्रार को और CAG को। लेकिन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी ये स्टेटमेंट देनी है कंपनी और ROC दैट इज़ रजिस्ट्रार को। अच्छा, अगर ऑडिटर 30 डेज़ में स्टेटमेंट फाइल नहीं करता है तो उसको क्या लग जाएगा? फाइन। सो फाइन फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ द स्टेटमेंट बाय द ऑडिटर। तो मिनिमम फाइन कितना लगेगा ऑडिटर को? मिनिमम 50,000 और रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। या तो 50,000 का फाइन लगेगा मिनिमम, या फिर उसकी जो भी रेम्यूनरेशन है विच एवर इज़ लोअर, उन दोनों का लोअर देखेंगे और जो भी लोअर होगा वो मिनिमम फाइन लग जाएगा। प्लस 500 पर डे आफ्टर द फर्स्ट। इसका मतलब है कि हमने ऑडिटर को 30 डेज़ का टाइम दिया था स्टेटमेंट फाइल करने के लिए। 30 डेज़ ख़त्म हो गए तो नॉन फाइलिंग की सिचुएशन आ गई, तो उसके बाद हम एक दिन देखेंगे कि फ़ाइल करता है या नहीं करता है। तो 31st डे भी उसने फ़ाइल नहीं की, तो 32nd डे से हम क्या करेंगे? 500 रुपीज़ पर डे का चार्जेस लगाना शुरू कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर द फर्स्ट, मतलब एक दिन के बाद जो नेक्स्ट डे है उस दिन से हम उसको 500 पर डे लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो कंटिन्यूस नॉन फाइलिंग हो जाता है। उसको मैक्सिमम फ़ाइन कितना लगेगा? 5 लाख रुपीज़ का मैक्सिमम फ़ाइन लगेगा फॉर नॉन फाइलिंग। ओके, हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 140 सबसेक्शन 4। तो 140 सबसेक्शन 4 क्या बोलता है? स्पेशल नोटिस फॉर नॉट रीअपॉइंटिंग द रिटायरिंग ऑडिटर। जो रिटायरिंग ऑडिटर है, अगर हम उसको रीअपॉइंट नहीं करना चाहते तो उसके लिए हमें स्पेशल नोटिस देना होगा। इसी चीज़ को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर। इसका मतलब है कि हम रिटायरिंग ऑडिटर को छोड़ के किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर लेते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल नोटिस देना होगा। सो व्हाट्स द प्रोसीजर? कि सबसे पहले हमें स्पेशल नोटिस देना होगा AGM में। सो एट AGM वी रिक्वायर अ स्पेशल नोटिस। वो स्पेशल नोटिस क्यों चाहिए? वो ही ये दो रीज़न है कि अपॉइंटिंग अ पर्सन अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर, या फिर प्रोवाइडिंग एक्सप्रेसली रिटायरिंग ऑडिटर शॉल नॉट बी रीअपॉइंटेड।
तो ये दो रीज़न के लिए हमें क्या करना होगा, एजीएम में स्पेशल नोटिस देना होगा। इसमें एक्सेप्शन क्या है कि स्पेशल नोटिस नॉट रिक्वायर्ड इफ़ ऑडिटर हैज़ कंप्लीटेड हिज टेन्योर। अगर ऑडिटर का टेन्योर ही ख़त्म हो गया है तो उस केस में हमें स्पेशल नोटिस की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अच्छा, अब स्पेशल नोटिस पास हो गया तो अब कंपनी क्या करेगी, उस स्पेशल नोटिस का एक कॉपी रिटायरिंग ऑडिटर को भेज देगी। तो रिटायरिंग ऑडिटर को जब वो नोटिस मिलेगा तो रिटायरिंग ऑडिटर क्या करेगा, एक रिप्रेजेंटेशन फाइल करेगा राइटिंग में। तो रिटायरिंग ऑडिटर राइटिंग में एक रिप्रेजेंटेशन देगा और वो कंपनी को रिक्वेस्ट करेगा कि इस रिप्रेजेंटेशन को कंपनी सर्कुलेट कर दे टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। तो अब जब उसने कंपनी को रिक्वेस्ट किया है तो फिर कंपनी की ड्यूटी क्या बन जाती है, तो कंपनी की ड्यूटी होगी कि वो उस रिप्रेजेंटेशन के बारे में मेंशन करे, नोटिस, जो भी नोटिस वो देगी मेंबर्स को, उस नोटिस में मेंशन करे उस रिप्रेजेंटेशन के बारे में जो ऑडिटर ने दिया है, और साथ में उस रिप्रेजेंटेशन की एक कॉपी भी सेंड करे मेंबर्स को। ओके, लेकिन अगर इफ़ कंपनी फेल्स टू सेंड, अगर कंपनी ये करने में अगर कंपनी ये नहीं कर पाती है तो फिर क्या होगा, रीजंस क्या है क्यों नहीं कर पाती है, क्योंकि या तो कंपनी को रिप्रेजेंटेशन ही लेट मिला था, दैट इज़ रिसीव्ड टू लेट, या फिर कंपनी का ही डिफ़ॉल्ट है, दैट इज़ कंपनी को टाइम नहीं लगा कॉपी सेंड करने का टू द मेंबर्स। तो इस केस में क्या होगा, अगर कंपनी फेल हो जाती है टू सेंड तो ऑडिटर बोलेगा कि जो रिप्रेजेंटेशन है उसको रीड आउट कर दो एट द मीटिंग और रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दो। ओके, अच्छा, लेकिन अगर किसी कंपनी को या अग्रीव्ड पर्सन को ये लगता है कि ऑडिटर ने अपना जो वो रिप्रेजेंटेशन देने का जो राइट है उसको मिसयूज़ किया है, तो कंपनी या फिर अग्रीव्ड पर्सन क्या करेगा, ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिखेगा। तो अगर ट्रिब्यूनल भी सेटिस्फाइड हो जाती है कि येस कि ऑडिटर ने अपना राइट जो रिप्रेजेंटेशन देने का था उसको अब्यूज़ किया है, तो फिर ट्रिब्यूनल क्या करेगी, ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगी कि कॉपी ऑफ रिप्रेजेंटेशन शॉल नॉट बी सर्कुलेटेड। तो ट्रिब्यूनल बोलेगी कि उसको जो सर्कुलेट करना था मेंबर्स को वो कॉपी सर्कुलेट नहीं करनी है रिप्रेजेंटेशन की, प्लस इट शुड नॉट बी रीड आउट एट द मीटिंग, और उस रिप्रेजेंटेशन को मीटिंग में रीड आउट भी नहीं करना है। Our next section is section 140 subsection 5। तो ये जो section 140 subsection 5 है, it talks about removal of auditor by the tribunal। इस केस में क्या होगा कि ऑडिटर को कौन रिमूव करेगा, ट्रिब्यूनल रिमूव करेगा। तो ट्रिब्यूनल या तो सुओ मोटो मतलब खुद से रिमूव कर सकता है, या फिर ट्रिब्यूनल को सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन कंसर्न एप्लीकेशन लिख के रिमूव करवा सकता है ऑडिटर को। तो तीन केस हो गए, या तो ट्रिब्यूनल खुद से रिमूव कर सकता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या एनी अदर पर्सन ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन लिखेंगे फॉर रिमूविंग द ऑडिटर। ओके, तो अगर ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन मिलने से या खुद से लगता है कि दैट ऑडिटर वॉज इन्वॉल्व इन फ्रॉड और कोल्यूशन का मतलब है इलीगल एक्टिविटी। ओके, तो अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि ऑडिटर ने कोई फ्रॉड किया है या कोई इलीगल एक्टिविटी की है, और अगर वो जो एप्लीकेशन थी वो बाय अदर देन सीजी थी, मतलब वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिखी थी, वो किसी और पर्सन कंसर्न ने एप्लीकेशन लिखी थी, तो ट्रिब्यूनल ऑर्डर देगा कि वो अपने ऑडिटर को चेंज कर सकते, तो ट्रिब्यूनल विल डायरेक्ट द कंपनी टू चेंज इट्स ऑडिटर। लेकिन अगर वो एप्लीकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिखी थी ट्रिब्यूनल को, तो इस केस में ट्रिब्यूनल क्या करेगा, उस एप्लीकेशन के विदिन 15 डेज ऑर्डर देगा कि जो ऑडिटर है ही शॉल नॉट फंक्शन इन एनी कंपनी। ओके, सो विदिन 15 डेज ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर देगा दैट द ऑडिटर शॉल नॉट फंक्शन इन एनी कंपनी। ओके, उसके बाद वो प्लस और ट्रिब्यूनल क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट अनदर ऑडिटर इन हिज प्लेस। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस ऑडिटर की जगह पे किसी और पर्सन को एज एन ऑडिटर अपॉइंट कर सकता है। तो आज हमने 4 चीज़ें पढ़ी। एक तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी, एक हमने पढ़ा रेजिग्नेशन बाय द ऑडिटर, एक हमने पढ़ा कि अपॉइंटिंग ऑफ अ पर्सन अदर दैन द रिटायरिंग ऑडिटर, और एक हमने पढ़ा कि रिमूवल ऑफ ऑडिटर बाय द ट्रिब्यूनल। ओके, सो अगर फ्रेंड्स आपको मोर रिवीजन वीडियोस चाहिए और आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।